नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। ये है अध्याय 3। इससे पहले हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। दूसरा अध्याय हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ण विचार का था। तीसरा अध्याय है हमारा शब्द विचार का। आज इसमें हम अच्छे तरीके से जो है विस्तृत जानकारी लेंगे। शब्द के भेद, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में आज अच्छे से जान लेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। देखिए, मैं हर बार यह बोलती हूँ कि हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अपनी तैयारी के दौरान मैंने पर्सनली ये चीज महसूस की कि उस सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए जो कम समय में हमें अच्छे मार्क्स दिला सकता है। हिंदी एक वैसा ही सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप अगर 30 नंबर का हिंदी का पोर्शन है तो 30 में से कम 28 मार्क्स जो हैं आप स्कोर कर सकते हैं। और एसआई में 40 मार्क्स की हिंदी आती है तो इसमें भी आप बहुत अच्छे से कम 35 मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन जब आप शॉर्टकट तरीके से हिंदी को पढ़ेंगे तो आप छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर भी गलत कर देंगे। एसआई की भर्ती में क्वेश्चन आया था कि कलम का बहुवचन, अब उसमें कलमे भी था और एक ऑप्शन कलमों था। तो जिसने अगर हिंदी को ढंग से नहीं पढ़ा होगा वो इसमें भी कंफ्यूज होके इस क्वेश्चन के आंसर को भी गलत करके आया होगा, क्योंकि दोनों ही बहुवचन है लेकिन इनको प्रयोग करने का अलग अलग नियम है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट हमारा कम समय में ज्यादा स्कोर दिलाने वाला होता है उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग में लगभग सभी लोग बहुत समान रूप से समय लेते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट कम समय में ज्यादा स्कोर करने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। इसी वजह से जो है ज्यादा समस्या आती है। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सरस्वती नमस्तुभ्यं। शब्द, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक मेल होता है शब्द। और किसी भी भाषा के जो वाक्य होते हैं वो शब्दों का समूह होते हैं, उसमें सार्थक शब्द होते हैं। किसी भी भाषा की जो संपदा है वो शब्द हैं और इन शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सार्थक और एक है निरर्थक। जैसे कि आप बोलते हैं पानी वानी, पानी वानी, तो इसमें जो पानी शब्द है इसका तो अर्थ है, तो ये तो हुआ सार्थक। और वानी, इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ ये निरर्थक शब्द है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में निरर्थक शब्द आकर सार्थक बन जाते हैं। जैसे यहाँ ये टर टर जो उदाहरण लिखा हुआ है मैंने निरर्थक का, यदि आप इसको वाक्य में सम्मिलित कर दें, जैसे कि मेंढक टर टर करता है, तो ये जो निरर्थक शब्द हैं ये सार्थक हो गए। 2 शब्दों में कम से कम एक ध्वनि परिवर्तन होती ही होती है। एक ध्वनि परिवर्तन, जैसे ये देख लीजिए गगन और मगन, यहाँ पर ग और म एक ध्वनि परिवर्तन कम से कम है। यदि 2 अलग अलग शब्द हैं तो उनमें कम से कम एक ध्वनि परिवर्तन होगा ही होगा। सार्थक शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, यानी आप कह सकते हैं रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आज हम ये पहला वाला पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कि आप अध्ययन करेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इनको अलग से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आज हम इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। और दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर। इस यौगिक और योग गुण ये आएंगे इसके अंदर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम। इसको आप कई जगह अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको इजी वे में समझाने के लिए मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम। प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी के अंदर ये इसके सारे पार्ट्स आ जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके बारे में भी हम चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे। आपके हिंदी के लेक्चर्स को इस तरीके से कवर किया जाएगा कि कहीं से कोई भी पॉइंट छूटे ना। अविकारी में आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आप उसको बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक को ही घोतक।
ठीक है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, यानी कि इनके ओरिजिन के आधार पर इनको 5 भागों में आप बांटकर पढ़ सकते हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द क्या है? मतलब होता है तत्सम, यानी उसके समान। जैसे कि भाषा है संस्कृत, हमारी हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत भाषा। तो कुछ जो शब्द हैं, कुछ क्या, ज्यादातर हमारी भाषा जो समृद्ध है वो संस्कृत के ही शब्दों से समृद्ध है। तो जितना जो शब्द हमारे भाषा हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं वे हैं तत्सम शब्द। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए नासिका और गृह, ये जो शब्द हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको पिछले एक अध्याय में बताया था कि जिनके भी शब्दों के नीचे री की मात्रा आएगी वे सारे, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कृपा का, वे सभी तत्सम होंगे। क्यों? क्योंकि इस री की मात्रा का प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता था। तो इसलिए जितने भी री के शब्द हैं वे संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तद्भव, तद्भव मतलब उसी से उत्पन्न, मतलब उसी से उत्पन्न, यानी भाषा से उत्पन्न। अब जैसे अग्नि शब्द है, अब जो लोग हैं उन्होंने बोलते बोलते उसको बिगाड़ कर दिया, अलग शब्द बना दिया आग। तो अब ये जो शब्द है आग, ये बना तो अग्नि से ना, तो ये अग्नि से उत्पन्न शब्द है आग, जिसको थोड़ा सा अलग करके तोड़ मड़ोड़ के बिगाड़ के आग बोलने लगे लोग। हिंदी में तद्भव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बिगड़कर बने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अग्नि से आग, तो संस्कृत के शब्दों को बिगाड़कर बनाए गए शब्द ही तद्भव शब्द हैं। आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। देशज शब्द का मतलब है कि देश से उत्पन्न, किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में जो शब्द आ गए हैं सामान्य जन समाज के माध्यम से उनको बोला जाता है देशज शब्द, लेकिन इनका मूल भाषा से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए डिबिया और फावड़ा, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे झुग्गी हो गई, खड़ाऊ हो गया, झंझट, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो कि देशज हैं और उनका मूल भाषा से कोई संबंध नहीं है, वो एक क्षेत्र विशेष से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। अगला है विदेशी। विदेशी शब्द वे हैं, देखिए कोई भी भाषा होती है वो कई विदेशी भाषाओं से शब्दों को लेकर समृद्ध होती है। अपनी भाषा के स्वयं के तो उसके पास बहुत सारे शब्द नहीं होते हैं, इसीलिए अन्य भाषाओं से भी शब्द उसमें शामिल हो जाते हैं समय के साथ साथ। जैसे कि हमारी जो भाषा है उसमें आप देख सकते हैं अंग्रेजी, फारसी और अरबी, इनके शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे और कम आपको मिलेंगे तुर्की और पुर्तगाली। मूलतः अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली शब्द आपको हिंदी भाषा में मिलेंगे, और सबसे ज्यादा जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के हैं हमारी हिंदी भाषा में। तो जो आपके अरबी और फारसी शब्द हैं इनकी एक पहचान है, इनके नीचे जो इस तरह की बिंदु लगती है किसी भी अक्षर के नीचे, वो ज्यादातर अरबी, ज्यादातर क्या इन्हीं भाषाओं में प्रयोग की जाती है, अरबी और फारसी। जैसे ये दोनों फारसी शब्द हैं, बादाम और कागज, ये दोनों ही फारसी हैं। अरबी फारसी में तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा शब्दों को, लेकिन फिर भी आप इमिनेट मेथड लगा सकते हैं कि ये तुर्की नहीं है, पुर्तगाली नहीं है, तो अरबी फारसी आप दोनों में से कोई टिक कर सकते हैं। 50-50% का चांस होगा, लेकिन अरबी फारसी में से ही कोई उत्तर हो सकता है। इसमें से ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको कोई भी शब्द दिया होगा, मान लीजिए बादाम ही दे दिया, बादाम को पूछ लिया जाएगा कि यह किस भाषा से लिया हुआ शब्द है, तो ये आपको इसमें बताना पड़ेगा कि ये फारसी भाषा का लिया हुआ शब्द है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। संकर शब्द, संकर शब्द भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द होते हैं और भाषा में खूब अच्छे से इनको प्रयोग किया जाता है, काफी बिना किसी दिक्कत के ये प्रचलन में रहते हैं भाषाओं में। जैसे हमारी हिंदी भाषा में एक उदाहरण लिया है मैंने, नुकसानदायक, यह शब्द धड़ल्ले से प्रयोग होता है बहुत, इसको सभी बोलते हैं
लेकिन इसमें अगर हम नुकसान और दायक इन दोनों को अलग करके देखते हैं तो जो नुकसान शब्द है वो फारसी भाषा से आया है और जो दायक शब्द है वो हमारी हिंदी भाषा का लिया हुआ शब्द है। तो दोनों को मिलाकर ये जो शब्द बना है वो हो गया नुकसानदायक। ऐसे ही आप एक उदाहरण और दे देती हूँ मैं आपको, रेल गाड़ी। तो इसमें जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी का है और जो गाड़ी शब्द है वो हिंदी का है। तो गाड़ी को मिलाकर शब्द बन गया है रेलगाड़ी, जो कि एक संकर शब्द कहलाएगा। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इसमें संकर शब्द कौन सा है, तो आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद किए गए हैं। तो स्वरों के 3 भेद किए गए हैं, जिसमें से कि एक है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। इसमें से आपका अग्रस्वर में आ जाते हैं अ, ई, ए और ऐ। मध्य स्वर में आपका आ जाता है अ और पश्च स्वर में आ जाते हैं आ, उ, ओ और औ। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये पूछा था पिछली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम इसके सार्थक शब्द के 3 भागों पर और चर्चा करेंगे, व्युत्पत्ति, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और सबकी तैयारी में आप सहयोग कर सकें। के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।